रिसेंटली स्पाइसजेट का एक प्लेन 5000 फीट के अल्टीट्यूड पर चल रहा था और अचानक से इस प्लेन से धुआं आने लगा। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी प्लेन में थोड़ा भी टर्बुलेंस आ जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पर तो सीधा धुआं आने लगा। लेकिन सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं था। एक बार इनका फ्यूल इंडिकेटर सही से काम नहीं कर रहा था, एक बार इनका रडार सही से काम नहीं कर रहा था, और एक बार तो सीधे इनके इंजन को आग लग गई। लेकिन ये सिर्फ स्पाइसजेट के साथ नहीं हो रहा था, इंडिगो के साथ भी ऐसा हुआ, एक बार एयर इंडिया के साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ, और इसके लिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी अलग अलग लोकेशंस पर। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम किसके साथ है? ये एयरलाइन के साथ है या फिर जिन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है उनके साथ है? तो इसी की जब हमने रिसर्च शुरू की तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चले कि जो बहुत ही अलग थे जो हम सोच रहे हैं उससे, और उसी के बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं, और आज के इस वीडियो के प्रायोजक है हायरेक्ट, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर हम स्पाइसजेट की बात करें तो 24 डेज में 9 बार स्पाइसजेट के साथ ये किस्सा हुआ। स्पाइसजेट के विमानों में खराबी का एक और मामला सामने आया है। 24 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में हुई तकनीकी खराबी की ये 9वीं घटना है, और एक दो बार बाकी एयरलाइंस के साथ भी हुआ। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि एक सर्वे लिया गया जिसमें पूछा गया कि आप कौन सी एयरलाइन को प्रेफर करोगे। तो 50% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हम तो स्पाइसजेट को प्रीफर ही नहीं करेंगे, बिकॉज किस्से कुछ ऐसे हो रहे थे। मैं भी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो कई सारे लोगों ने मुझे भी बोला कि ये देखो इस तरह के किस्से हो रहे हैं तो स्पाइसजेट को अवॉइड करो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, वो एक सेकेंडरी इशू है कि ठीक है उसे अवॉइड किया जा रहा है, बट प्राइमरी इशू ये है कि ऐसा हुआ कैसे। तो उसके रूट कॉज तक हमें जाना पड़ेगा, और शुरुआत करते हैं 2017 से, और फिर इस इशू को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया में 5 कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट्स को बनाती हैं, जिसमें से 2 मेन हैं, एयरबस और बोइंग। और यही 2 कंपनीज दुनिया के ज़्यादातर एयरलाइंस को प्लेन प्रोवाइड करती हैं। अब इस तरह के इश्यूज़ को देखने के बाद अब सवाल आता है कि क्या इसी तरह के इश्यूज़ बाकी एयरलाइन के साथ भी हुए हैं, बाकी कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में? तो पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ स्पाइसजेट के साथ ये सबसे ज़्यादा हुआ है, और बाकी एक दो जो एयरलाइन है उसमें थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ये उतना ज़्यादा नहीं है। तो जिसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये मैन्युफैक्चरर्स का डिफेक्ट नहीं है, बल्कि एयरलाइन की साइड से कोई प्रॉब्लम है। तो फिर ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं। तो अगर हम इंडिगो की बात करते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है मार्केट शेयर के हिसाब से, जिसके पास 55% का मार्केट शेयर है, तो वो भी स्ट्रगल कर रही है इनफैक्ट कोविड के पहले से ही। लेकिन कोविड के बाद उनकी स्ट्रगल और भी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, टोटल लॉसेस पिछले 5 साल के इंडिगो के वो है 12,000 करोड़, और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हार्डली 4,000 करोड़ है। वही अगर हम स्पाइसजेट की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी के जो लॉसेस है वो 5,500 करोड़ से ज़्यादा है, और वही जो प्रॉफिट है वो हार्डली 1,500-2 हज़ार करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे में हम दोनों भी कंपनीज़ की बात करें तो ये लॉसेस ही लॉसेस दिख रहे हर जगह। और बाकी कंपनीज़ की हालत, एयर इंडिया की भी कुछ ऐसी हो गई थी, तो टाटा ने बाद में एक्वायर कर लिया। तो फिर चाहे एयर इंडिया हो, स्पाइसजेट हो या बाकी एयरलाइन कंपनीज हो, सब जगह लॉसेस ही लॉसेस है, और ये लॉसेस ही इन सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। और फिर जब बहुत ज़्यादा लॉसेस चल रहे हैं तो एयरलाइन के सामने एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको फ्लोट रहना है, अगर आपको चलते रहना है, तो आपको लॉसेस को कम करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और यहीं पे ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। कॉस्ट कटिंग में सबसे पहली जो कॉस्ट कटिंग हुई वो हुई सैलरीज में। जो टेक्निकल और ग्राउंड स्टाफ है उनको बहुत कम सैलरी दी गई। जो ग्राउंड स्टाफ है, कई सारे लोगों की कंप्लेंट थी, पिछले टाइम प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि उन्हें 8,000-9,000 रुपये महीना मिल रहा है। साथ ही और भी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी भी सैलरी कुछ खास नहीं दी जा रही थी। इसीलिए हमने रिसेंटली देखा कि एयर इंडिया ने जब अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव लाया तो इंडिगो के 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने बोला कि हम बीमार हैं, कल हम नहीं आ पाएंगे, और ये सारे लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले गए। तो यहाँ पर हर किसी की कोशिश चल रही है एक सही जॉब पाने की, और यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर हायरेक्ट, जो कि इंडिया का पहला चैट बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सीधे कंपनी के एचआर मैनेजर्स और टीम लीडर्स से चैट करके हायर हो सकते हैं बिना किसी मिडलमैन या कंसल्टेंट के। करीब 1.5 लाख से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी यहां से हायर कर रही है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जिसके बाद आपका प्रोफाइल बन जाएगा और हायरेक्ट आपको सही रिक्रूटर से कनेक्ट करवा देगा। और जहां तक बात रही डेटा प्राइवेसी की, तो आपकी परमिशन के बिना ये ऐप कोई भी डेटा रिक्रूटर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम कीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ पाई गई कि जो इंजीनियरिंग स्टाफ होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए और उसमें जो डिफेक्ट्स है वो ढूंढने के लिए, वो यहाँ पर जितना चाहिए उतना नहीं था, यानी इनसफिशिएंट था। अब ये ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला तो ये जो इंजीनियरिंग स्टाफ होता है इसके पूरा ग्लोबली शॉर्टेज चल रही है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर में भी, क्योंकि लगातार इनकी डिमांड कम होती जा रही है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं।
और इसीलिए जो भी गिने चुने लोग हैं वो ज़्यादा सैलरीज डिमांड कर रहे हैं और कंपनीज ऑलरेडी लॉसेस में है, तो वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कैसे की जा सके। तो जहाँ पर 10 लोग चाहिए इंजीनियरिंग स्टाफ में, वहाँ पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 से ही काम चला लो। और उसका सीधा असर ये हुआ कि जो भी एयरक्राफ्ट से वो सही से मेंटेन नहीं हो पाए, उनसे सही से डिफेक्ट्स पता नहीं कर पाए, तो बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के ही जो एयरक्राफ्ट से हवा में जाने लगे, प्रॉब्लम्स फिर होने लगी और बाद में पता चलने लगा कि चलो इसमें डिफेक्ट आ गए हैं तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए थी प्रोएक्टिव अप्रोच, वो रिएक्टिव अप्रोच होने लगा कि होने के बाद फिर देखा जाने लगा। तो इसी वजह से स्पाइसजेट के लिए अचानक पिछले 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी तौर पर होने लगे और इसी वजह से अब इंडिया के ज़्यादातर लोग इस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करना चाहते, ऐसा एक रिपोर्ट बताता है, पर्टिकुलरली सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से। तो इसकी वजह से अब इस एयरलाइन की हालत हमें आगे चलकर और भी खराब होती हुई दिख सकती है। एक्चुअली मुझे आज भी याद है कि स्पाइसजेट का नाम तब बहुत ज़्यादा चर्चा में था 2014 में, जब मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने स्पाइसजेट में इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने करीब 17 रुपये की प्राइस पर स्पाइसजेट के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और बाद में ये शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 75 रुपीज़ तक चली गई थी। हालांकि अभी इसमें फिर से करेक्शन शुरू हुआ है और प्राइस में आप देख सकते हैं कि जैसे जून महीने में ये इमरजेंसी लैंडिंग के इश्यूज बढ़ने लगे तो उसके बाद शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि लोग तो रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन हम खुद भी अब रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि स्पाइसजेट से ट्रैवल करना सही में थोड़ा सा सेफ्टी इश्यू की वजह से प्रॉब्लमेटिक तो होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, जब तक स्पाइसजेट कंप्लीट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करती है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस के, वो 2020-21 में 16.2% थी। यानी अगर 100 रुपीज़ स्पाइसजेट के टोटल खर्चे हैं तो उसमें से 16 रुपये मेंटेनेंस पर जा रहे थे। और 2021-22 में ये नंबर अचानक से चेंज होकर 12.8 आया। उसके पिछले क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं कि 11.7 पर आया और फिर 10.2 पर आया। तो लगातार ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इन्होंने कम तो की, लेकिन अब उसका भुगतान उन्हें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अब रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ने वाला है, जब ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करने वाले स्पाइसजेट को। तो यहाँ तक तो ठीक है, आगे स्पाइसजेट का क्या होगा तो आपको बता दूं कि दिसंबर 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने रिपोर्टेडली ऑर्डर किया था कि स्पाइसजेट को अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड बेस्ड एसआर टेक्निक्स, जो कि स्पाइसजेट को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको $24 मिलियन का जो ड्यूज है उनका वो पे नहीं किया था। इतना ही नहीं, कंपनी के ऊपर 285 करोड़ का जीएसटी ड्यू भी अभी तक बाकी है। तो इस तरह के कई सारी चीजों में स्पाइसजेट अभी फंस गई है। अगर हम फेलियर्स की बात करें तो कई सारे रीजंस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सीधी बात करता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री ही प्रॉब्लम में है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है और बाकी प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एयरलाइन है जिसे कुछ साल पहले मिस्टर बराक ओबामा ने प्रेज किया था, क्योंकि स्पाइसजेट यूएस में भी काफी सारे जॉब्स क्रिएट कर रही थी। साल 2011 में एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग और कई सारी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स ने यह भी कहा था कि स्पाइसजेट का जो मॉडल है बहुत ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है, क्योंकि वो लोग उस तरह से बुलिश भी थे। और इसी के चलते 2014 में मिस्टर झुनझुनवाला ने कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। लेकिन फिर उसके बाद कई सारी गलतियां यहाँ पर स्पाइसजेट ने की है, जहां पर स्पाइसजेट मेनली बोइंग 737 चला रही थी, तो उसी बीच उन्होंने कुछ छोटे 78 सीटर प्लेन्स भी लाए। अब ये उनका प्लान था कि जो छोटी छोटी टियर 2 सिटीज़ हैं उन तक भी हमें एयरलाइन को कनेक्ट करना है, लेकिन हालांकि सैडली हुआ ये कि उनको वहाँ तक पर अच्छी खासी ट्रैफिक नहीं मिली और वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में कई सारी जो टियर 2 सिटीज़ हैं वो अभी भी वहाँ पर कुछ प्लेन्स खास चलते नहीं हैं और ज़्यादातर एयरपोर्ट भी वहाँ पर बने हैं वो बस खाली पड़े हैं। अब ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते ये गलती है, क्योंकि प्लान चल जाता तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी की वजह है। मतलब कई बार चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि आप सक्सेसफुल होते या नहीं होते। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग बोलते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, फेलियर होते हैं तो बोलते हैं कि वर्स्ट स्ट्रैटेजी थी। बट ठीक है, मतलब सही चीज़ उन्होंने ट्राई की थी, बट हालांकि वर्कआउट नहीं कर पाई। और इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से और ओवरऑल जो इंडस्ट्री का जो प्रेशर रहा है उसकी वजह से लगातार ये एयरलाइंस प्रॉब्लम में आई। अब इसकी वजह से क्या है कि अब लॉसेस लेने हैं आपको, तो आपको कर्जा भी लेना पड़ेगा। तो पिछले साल तक जो कर्जा 1000 करोड़ पर था स्पाइसजेट का, वो 9000 करोड़ के ऊपर चला गया है। सिर्फ स्पाइसजेट की बात नहीं है, अगर मैं इंडिगो की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी कहानी कुछ और नहीं है। वहाँ पर भी डेट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, 36,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो सारी एयरलाइंस फिलहाल एक रेड जोन में है, बहुत ही रिस्की सेक्टर है और अगले 2-4 साल में पता नहीं रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट अभी तो काफ़ी दिक्कत में फिलहाल ये सेक्टर है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि कैसे ये कंपनीज पहले तो प्रॉफिटेबल हो सकती है और उसके बाद प्रॉफिटेबल होने के बाद उनको कर्जा चुकाना है और उसके बाद आपको ग्रोथ की बातें करनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछूंगा
कि आप स्पाइसजेट से ट्रैवल करना पसंद करेंगे या फिर नहीं, येस और नो में जवाब दीजिए। साथ ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं, येस और नो में जवाब भी मुझे रीजनिंग के साथ बता दीजिए नीचे, ताकि पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं स्पाइसजेट के बारे में और इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा और कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हायरेक्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर प्रीफर करते हैं जॉब की पोस्टिंग करना, तो इसे जरूर चेकआउट कीजिए, अप्लाई करके देखिए, हाई चांसेस है कि आपको जॉब यहाँ से मिल जाएगी।